बांझ बहू की 5 माता रानी बनी बेटी। बेचारी रोशनी अभी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा जूझ रही थी, क्योंकि उसके पति कुणाल और सास मंजरी ने उसका जीना हराम कर रखा था। साथ ही वो दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे और अभी तक रोशनी माँ बनने का सुख नहीं भोग पाई थी। इसीलिए मंजरी उसे अक्सर सुनाया करती थी। विश्वास नहीं होता तो एक नजर खुद देखिए, जहाँ एक सुबह घर का सारा काम करके रोशनी अपने कमरे की ओर जा रही थी, तभी सास मंजरी सामने से दूध का गिलास लेते हुए आती है, जो कि उसकी ही साड़ी पर गिर जाता है। कमबख्त नास पीटी, करम जली, बांझ का क्या किया? ये तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। एक काम तो ठीक से नहीं होता। कहाँ फुदकती हुई जा रही थी? कुछ नहीं माँ जी, बस अपने कमरे में जा रही थी, गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से हो गया ये? एक तो दूध 70 रुपए किलो हो गया है। तूने एक गिलास दूध खराब कर दिया और उस कांच के गिलास को भी तोड़ दिया। पूरे पूरे 100 रुपए का नुकसान कर दिया है तूने। इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? जल्दी से साफ कर, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मेरे पैर दबा। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ। अपनी सास के ताने सुनकर बुरा तो उसे बहुत लगता है, लेकिन मन ही मन रो कर रह जाती थी। फिर उस जगह की सफाई करने के बाद वो अपनी सास के पैर दबाती है। ओहो, मरे मरे हाथ क्या चला रही है? जरा अच्छे से पैर दबा मेरे। जी माँ जी। रोशनी दोबारा से पैर दबाती है तो जोर से पैर दबाने पर मंजरी को लग जाती है और वो अपना पैर रोशनी के हाथ पर मारती है, जिससे उसके हाथ पर लग जाती है। माँ जी, क्या हुआ? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? भूल करने के बाद पूछ रही है कि मुझसे भूल हो गई क्या? मैं जानती हूँ मेरे से बदला ले रही है तू किसी बात का। तभी मेरी साड़ी पर दूध गिरा दिया था और अब मेरे पैरों को जोर से दबाकर मेरी जान लेगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ही तो कहा था कि पैर को दबा दी। एक तो मुझसे तेरी ये मनहूस शक्ल देखी नहीं जा रही। 5 साल हो गए शादी को, एक पोता नहीं दे सकती मुझे। मन तो कर रहा है तेरा गला दबाकर अपने बेटे की कहीं और शादी कर लूं। अब तक तो 4-5 पोता पोती आ चुके होते मेरे। तो जैसी बांध से मैं क्या ही उम्मीद करूं अब। माँ जी, आप मुझे बार बार बांझ क्यों बोलती हैं? मेरे सीने में भी दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे भी दर्द होता है जब आप मुझे बार बार बांझ बोलती हैं। आखिर मेरी क्या गलती है कि मैं माता रानी झोली में मेरे संतान का सुख नहीं दे रही हैं तो? लेकिन मुझे भरोसा है, एक दिन माता रानी जरूर मेरी झोली में ये खुशी डालेंगी। अपनी बकवास बंद कर। अगर माता रानी को तेरी भक्ति इतनी पसंद आती और यदि तेरी भक्ति में इतनी शक्ति होती, वो तेरे साथ ऐसा नहीं करती। माता रानी के नाम पर मैं तेरी बातों के जाल में अब और नहीं फंसूंगी। माँ जी, आपने वो तो सुना ही होगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी पूरी आस्था है कि माता रानी एक दिन मेरी जरूर झोली भरेंगी। आप ऐसा कुछ भी मत कहिए उनके बारे में। तभी उसका पति कुणाल आकर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ माँ से जुबान लड़ा रही हो, तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कुणाल अपनी बेल्ट निकालकर रोशनी को बहुत मारता है। बेचारी की रूह कांप जाती है। कुणाल जी बस कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी। देख, मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है और दिमाग खराब मत कर। अब तू मेरी जिंदगी से चली जा। तेरी वजह से मैं भी बाप नहीं बन पा रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे न जाने क्या क्या बोलते हैं। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। अब तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है बेटा। निकाल दे इस बांझ को इस घर से, वरना इस घर में कभी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। कुणाल जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। कहीं भी जाओ, ट्रेन के नीचे आकर मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। और ये ले अपनी दुर्गा माँ की मूर्ति। इतना कहकर कुणाल उसे घर से बेघर कर देता है। बेचारी रोशनी को इस असमंजस परिस्थिति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और वो अपनी माता रानी की मूर्ति लेकर चलते चलते एक खाली झोपड़ी में पहुंच जाती है। लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए मैं यहीं ठहर जाती हूँ। टूटा फूटा ही सही, सर रखने के लिए जगह काफी है। ऐसा कहकर रोशनी उस जगह को साफ करके पहले माता रानी की मूर्ति स्थापित करती है।
हे माता रानी, मैं बेहद परेशान हूँ। मैं उनके बिना रह नहीं सकती। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है माँ। क्या मैं हमेशा निसंतान ही रहूंगी? क्या मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं होगा? क्यों हो रहा है माँ मेरे साथ ऐसा? मेरी मदद करो माँ। इतना कहने के बाद वो एक मिट्टी का चूल्हा वहां बना लेती है और मंदिर के पास बैठकर भीख मांगती है, जहां कुछ पैसों से वो कुछ खाना बनाने के लिए ले आती है। उसे पकाकर जैसे ही खाने वाली होती है कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया आती है। अरे बेटा, बहुत भूख लग रही है, जरा कुछ खिला दो। ये लीजिए माँ जी, आप ये खा लीजिए। भूखी प्यासी रोशनी अपने हिस्से का खाना भी उस बुढ़िया को खिला देती है, जिसके बाद वो चली जाती है। कुछ देर बाद वो खाने के लिए फिर भटकती है कि 5 छोटी छोटी कन्या उसे रोती हुई दिखती हैं। भूख लग रही है, हमें कोई खाना दे दो। हमारी मम्मी पापा भी नहीं है, कोई मदद करो हमारी। अरे बच्चों, तुम किसके साथ आई हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम अकेले हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, हमें खाना खिला दो। माँ, हमने कभी माँ नहीं देखी, हमारा कोई नहीं है। चिंता मत करो बच्चों, मेरी झोपड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी उन 5 बच्चों को झोपड़ी में बिठाकर नंगे पांव दर दर भटकती है और खाने का इंतजाम करती है, जहाँ उसके सिर पर चोट भी आती है। वो फिर झोपड़ी में वापस आती है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं। माँ, आपके हाथ से तो ये खाना खाकर अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ माँ, बहुत अच्छा खाना है, पर आप रो क्यों रही हैं? तुम 5 ने मुझे माँ कहकर संबोधित किया तो आंखों से आंसू छलक गए। बहुत समय से चाहती थी कि मुझे संतान मेरी माँ कहकर पुकारे। माँ, हम हैं ना, आप रोइए मत। अरे, आपके पाँव में तो छाले हैं माँ। कोई बात नहीं बेटी, आओ, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी अपनी 5 बेटियों को खाना खिलाने के बाद लोरी सुनाती है और कुछ दिन तक अपनी 5 बेटियों की सेवा करती है। उन्हें नहलाना खिलाना सब अपने हाथों से करती है। फिर एक बार बुखार आने पर उसकी बेटियां भी घर के काम करती हैं। उसके सोने के बाद अक्सर 5 बेटियां, जो कि माता रानी थीं, वो अपने असली रूप में आकर घर संभालती थी। एक माता रानी खाना बनाती है, दूसरी माता रानी उसके पैरों पर हाथ रखकर उसके छाले गायब कर देती है, तीसरी माता रानी कपड़े धो देती है, चौथी माता रानी बाजार से सामान ले आती है, 5वीं माता रानी घर की सफाई करती थी। रोज सुबह जब रोशनी उठती तो उसके सामने बना हुआ खाना होता था और वो असमंजस में रहती थी। एक सुबह फिर से उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी चमकती हुई और बना बनाया खाना मिला। हे माता रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चमत्कार हो रहा है। मैं रोज सुबह आंखें खोलती हूँ तो पूरा घर साफ और बना हुआ खाना मिलता है। आखिर ये आपकी क्या लीला है? अम्बा, कांत्यायनी, सिद्धि, बेटा यहाँ कोई आया था क्या? ये खाना किसने बनाया? माँ, ये तो हमने किया है आपके लिए। आप थक जाती हो ना? नहीं नहीं, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम 5 मिलकर भी इतना काम नहीं कर सकती। सच सच बताओ। तभी 5 बच्चियां अपने असली रूप में आती हैं, जिसे देखकर रोशनी कहती है, माता रानी, आप मेरी बेटी के रूप में यहाँ पर आई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ कि आपको मेरा काम करना पड़ा। कोई बात नहीं पुत्री, मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली, इसमें जो तुम्हारी स्थिति हुई और जो तुम्हारे दिल का दर्द था, उसे हम 5 कम करने आई थी। हम भी चाहती थी कि हमें तुम्हारी ममता प्राप्त हो, इसीलिए हम 5 बेटी के स्वरूप में आकर ममता बटोर रहे थे। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं पुत्री, इसीलिए तुम्हें जुड़वा बच्चों का वरदान देते हैं। साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट तुमसे दूर हो जाए, तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हें अपना ले और जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी हम आ जाएंगे और तुम्हें धन की भी कभी कमी नहीं होगी। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं। शुक्रिया माता रानी,
आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। फिर माता रानी अपना वरदान स्वरूप आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद उस पर बहुत सारा धन था। उसकी सास और पति गर्भावस्था की बात सुनकर उसका ख्याल रखते हैं। कुछ महीनों बाद वो एक बेटे और एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इस तरह माता रानी की दया से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रागिनी, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? अपनी गुड़िया क्यों नहीं लेकर आई हो? क्योंकि मेरी गुड़िया पुरानी हो गई है और अब वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने पिता से कहा है वो मुझे कल शहर से नई गुड़िया लाकर देंगे, फिर उसके बाद हम दोनों उससे खेलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें नई गुड़िया लाकर देंगे और तुम उससे खेलोगी। फिर तुम पुरानी गुड़िया का क्या करोगी? क्या तुम उसे फेंक दोगी? हाँ, मैं उसे फेंक दूंगी। वैसे भी वो पुरानी गुड़िया रखकर मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते ही तो तुमने वो गुड़िया खरीदी थी। तुम एक काम करो, उसे फेंकना नहीं, तुम उस गुड़िया को मुझे दे देना, मैं उसके साथ खेलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मेरी गुड़िया चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी गुड़िया दे दूंगी। शीतल और रागिनी बहुत अच्छी सहेली थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थी। ये लड़कपन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो दोनों बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने के बाद शीतल की माँ उसकी शादी करवाने लगती है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी इंटर पास करवा दी, इतना ही काफी है, और इससे ज्यादा अब वो तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल में भेज रहे हैं। लेकिन माँ, मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं साकार करना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। मेरे सपनों का गला मत घोटिए माँ, मुझे शादी करके दूसरे घर मत भेजिए। शीतल शादी के लिए मना करती रह जाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद शीतल की शादी श्याम से हो जाती है। विदाई के समय शीतल रोते हुए रागिनी को गले से लगा लेती है और कहती है, पता नहीं कब मिलना होगा हमारा, तुम मुझसे मिलने जरूर आया करना, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी रागिनी। चिंता मत करो शीतल, मैं भी तुमसे मिलने आया करूंगी। यहाँ रागिनी शीतल को विदा कर देती है। उसके विदा होने के कुछ समय बाद ही रागिनी की माँ उसके लिए एक बहुत बड़े रईस घर में शादी कर देती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डील के लिए। लेकिन शादी के बाद रागिनी वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी सास उसे हमेशा ताने दिया करती। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। समय दिख रहा है, क्या हो गया है? अरे सुबह के 11 बजे हैं। ये समय चाय पीने का नहीं बल्कि नाश्ता करने का होता है। जब से तू इस घर में आई है एक भी काम ठीक से नहीं करती। तुझे इस घर के अंदर लाना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अरे माँ, आप भी ना बेकार में ही भाभी को छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती हो। अरे अब वो आपके लिए इतने प्यार से चाय बनाकर लेकर आई हैं, तो आप पी लीजिए ना। तू बोल रहा है तो पी लेती हूँ, वरना तू जानता ही है। तभी वहाँ पर सुप्रिया आती है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, तो शायद मैं आज देर से घर पर आऊंगी। सुप्रिया, आज तो तुम्हें घर पर जल्दी आना था। मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ। पंडित जी तुम्हारे लिए कई सारे लड़कों की फोटो लेकर आने वाले हैं। भाभी, मेरी माँ से कह दीजिए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी अपने मन ही मन सोचती है, घमंडी माँ की घमंडी औलाद, ऐसा तो होना ही था। तभी अचानक से पुनीत के फोन पर कॉल आता है। हाँ हाँ, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। रुको बेटा, जरा मुझे एक बात बताओ। आजकल तुम फोन पर लगे रहते हो और जैसे ही तुम्हारा फोन बजता है तो तुम बाहर चले जाते हो। ये सब क्या चल रहा है? कहीं तुम्हें कोई लड़की पसंद तो नहीं? हाँ माँ, अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक लड़की है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मौका मिला तो आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। बाय माँ। देख बेटा, लड़की अमीर घराने से ही होनी चाहिए, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। हम अपने से नीचे तेरी शादी नहीं कर सकते। ओहो माँ, आप और आपकी ये सोच कभी बदल नहीं सकती। ऐसा बोल के पुनीत वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी नंद से पूछती है, अरे नेहा, आज तुम बड़ा सज संवर रही हो, क्या बात है? कोई खास वजह? क्या अपनी भाभी को नहीं बताओगी? भाभी, आपको क्यों नहीं बताऊंगी, आपको तो सब कुछ पता होता ही है। दरअसल मैं और पुनीत आज पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हो सकता है शाम को थोड़ा देर से घर आए, आप भैया को संभाल लेना। नेहा, तुम्हारा पुनीत से मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ पुनीत तुमसे शादी करेगा या नहीं? भाभी, क्यों नहीं करेगा? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना रह भी नहीं सकता। बस कुछ ही दिनों में वो अपनी माँ से मेरी शादी की बात कर लेगा। उसके बाद आप मेरी तरफ से रिश्ता लेकर उसके घर चले जाना। ये सुनकर शीतल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी नंद को गले से लगा लेती है। यहाँ पर पुनीत और नेहा की लव स्टोरी चल रही होती है, तो वहीं कल्याणी अपने बेटे पुनीत की शादी के सपने देख रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन पुनीत अपना हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ देखो, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी पसंद बहुत पसंद आएगी और आप उसे मना भी नहीं कर पाओगी, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपकी इजाजत मांगना चाहता हूँ।
क्या मैं लड़की के परिवार और लड़की को घर पर डिनर के लिए बुला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके आने का बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर पुनीत बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो तुरंत फोन करके नेहा को बताता है। मेरी माँ तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। तुम अपनी भाभी के साथ मेरे घर पर आज रात डिनर पर आ जाओ। उसी समय शादी की भी बात हो जाएगी। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और डिनर के लिए हाँ कर देती है, लेकिन तभी अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ओहो, इस फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। चलो इसे चार्जिंग पर लगा देती हूँ। फोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद नेहा अपनी भाभी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद शीतल बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, आज मैं अपनी नंद का रिश्ता लेकर जाऊंगी। मौसम भी खराब होने लगा है, हमें जल्दी निकलना होगा। शीतल और नेहा दोनों तैयार होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुनीत के पास उसकी भाभी एक फोटो लेकर आती है। फोटो में इस लड़की के साथ, ये लड़की कौन है? ये तो नेहा की भाभी है, इनका नाम शीतल है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने सालों बाद मैं अपनी सहेली से मिलूंगी। मेरी सहेली खुद मेरे देवर के लिए रिश्ता लेकर आ रही है। मैं उसकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। रागिनी बहुत खुश होती है और रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश में भीगते हुए नेहा और शीतल कल्याणी के पास पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा, अचानक से तूफान और बारिश चलने लगी, जिसकी वजह से ये सारा सामान भीग गया। ये लीजिए, मैं अपनी नंद का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ। कल्याणी उनकी हालत देखते ही आग बबूला हो जाती है और गुस्से से सारे शगुन के सामान में जोर से हाथ मारती है और उन्हें जमीन पर गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर रिश्ता लेकर आने की? तुम जैसे गरीबों से मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करवाऊंगी। देखिए, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान का व्यवहार और मन अच्छा होना चाहिए। अमीरी गरीबी में कुछ नहीं रखा। यही है ना वो लड़की जिसने मेरे बेटे को फंसाया है? इस 2 कौड़ी की लड़की को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, आपने ही तो हमें बुलाया था। तुम जैसे राह चलते गरीबों से अपने बेटे का रिश्ता कभी सपनों में भी नहीं जुड़ने दूंगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। एक तो बरसात का कहर, ऊपर से कल्याणी का ये व्यवहार देखकर शीतल वहीं रोने लगती है। तभी ये सब देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दिन पहली बार अपनी सास का सामना करती है। अरे अमीर हो तो क्या बड़ी बात है? अरे भगवान से बचो, यहाँ जो भी करोगे उसका नतीजा ऊपर जाकर आपको देना ही होगा। और फिर गरीब अमीर में फर्क ही क्या है? वो भी इंसान ही होते हैं। अगर मेरा देवर पुनीत नेहा से प्यार करता है तो इनकी शादी मैं करवाऊंगी और आप बीच में नहीं आओगी, क्योंकि इतना हक तो इस घर पर मेरा भी है। रागिनी की पहली बार ऊंची आवाज सुनकर कल्याणी उसका सामना नहीं कर पाती, जिसके बाद रागिनी और शीतल दोनों मिलकर अपने देवर और ननद की शादी करवा देते हैं। उस दिन के बाद दोनों सहेलियों का मिलना जुलना फिर से शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं।